Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया यूएस के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में मिले हैं, जिससे कि आने वाले समय के अंदर बोथ कंट्रीज का जो बाइलेटरल पार्टनरशिप है उसको बूस्ट किया जा सके। और प्रीवियस कुछ समय के अंदर में यूएस अथॉरिटीज़ के डिसीजन की वजह से जो डैमेज हुआ है उसको भी यहाँ पे रिपेयर है वो किया। स्टूडेंट्स, आने वाले समय के अंदर ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो ग्रुप है आसियान के नाम से जिसको हम जाना करते हैं, उसका एक समिट है वो ऑर्गेनाइज होगा। समिट के अंदर में बोथ कंट्रीज का जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो समिट के आप देखिए कि साइडलाइन के अंदर में जो बोथ कंट्रीज के लीडर्स हैं वो मिल सकें, उसके भी पॉसिबिलिटी का यहाँ पे डिस्कशन है वो हुआ है। इंडिया यूएस का जो पार्टनरशिप है प्रेजेंट समय में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये आपको यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड जरूर से पता होना चाहिए। और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमारे जो डिफरेंसेज हैं वो लास्ट समय में अपीयर हुए थे, जिसके रिगार्डिंग में तो रिलेशंस में जो डैमेज है वो हुआ था। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में इंडिया यूएस का जो पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट किया करता है कम्प्रीहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप से। पार्टनरशिप का जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए आपके आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि पार्टनरशिप का नाम है कम्प्रीहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजी पार्टनरशिप। हमारे जो डिफरेंसेस यहाँ पे रेज हुए हैं वो हुए हैं यूएस के द्वारा आने वाले समय में हम एक ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे। तो ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन के दौरान में यूएस का डिमांड था कि इंडिया अपना जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको ओपन करे यूएस की कंपनीज के रिगार्डिंग में। और डेयरी का जो सेक्टर है उसको भी यहाँ पे ओपन है वो किया जाए। तो आप देखिए कि इंडिया इन बोथ सेक्टर्स के रिगार्डिंग में अपना जो रिजर्व सिचुएशन है उसको शो करता है। आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमारा एक जो फ्री ट्रेड का एक एग्रीमेंट है वो साइन होने वाला था 2019 के समय में। वहाँ से भी हमने विड्रोवल किया था, आरसीईपी के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इंडिया को वहाँ पे भी आप देखिए कि कंसर्न यही था कि हमारा जो एग्रीकल्चर एंड डेयरी का जो सेक्टर है उसको इम्पैक्ट हो सकता है आरसीईपी एग्रीमेंट की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया के अंदर में आप देखिए कि अलाउ नहीं है, सिर्फ एक क्रॉप है जिसको कि इंडिया के अंदर में अलाउ किया गया है, वो कौन सा क्रॉप है? क्या स्टूडेंट्स, बीटी कॉटन है, वो इंडिया के अंदर में ओनली एज ए जीएम क्रॉप के रूप से अलाउ है। या आप देखिए कि बीटी ब्रिंजल्स हैं, जो बीटी ब्रिंजल हैं, क्योंकि जो मस्टर्ड बीटी ब्रिंजल को भी यहाँ पे कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए ही अलाउ किया गया है। जो कॉमन पर्सन है उनके यूज के लिए इसका अलाउ है, अभी नहीं है। इवन मस्टर्ड के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि ट्रायल फेज के ऊपर ही कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कशन है। तो जीएम क्रॉप्स के ऊपर भी इंडिया का जो रिजर्व सिचुएशन है उसको भी यहाँ पे यूएस है वो ऑब्जेक्ट करता है कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर में भी यूएस का जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ करे। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो कॉर्न है उसका प्रोडक्शन हुआ करता है। इंडिया यूएस के साथ में जो कॉर्न है उसको परचेज है वो नहीं करता है। इंडिया का जो यूएस के साथ में जो ट्रेड है वो अब बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मोर ट्रेड है। यूएस का जो यूएस के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे डेफिसिट में है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो डिफरेंसेज हैं वो क्रिएट हुई। बाद में यूएस अथॉरिटीज ने रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको यहाँ पे रीजन है वो बताया। इंडिया रसिया के साथ में ऑयल परचेज करता है। इंडिया ने जो ऑयल परचेज स्टार्ट किया था वो यूएस के डायरेक्शन के ऊपर ही स्टार्ट करता है इंडिया 2018-19 के समय में। अब आप देखिए कि जो रसिया है वो डिस्काउंट रेट के ऊपर में ऑयल है उसको सेल किया करता है। तो हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारा जो एनर्जी का जो डिमांड है उसको हम फुलफिल करने के लिए डिस्काउंट रेट के ऊपर में वहाँ से जो परचेज है वो करते हैं। प्रेजेंट समय के अंदर भी जो ऑयल परचेज है वो हमारा 35 to 37% का है, जो प्रीवियस मंथ के दौरान में डिक्लाइन भी हुआ है। तो आप देखिए कि ऑयल परचेज है वो इतना ही है, लिमिटेड नंबर के अंदर में है। मोर ऑयल परचेज करता है चाइना। और इवन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे आप देखिए कि जो एलएनजी है, लिक्विड नेचुरल गैस है, उसका मोर परचेज यूरोपियन कंट्रीज किया करते हैं, जिनके साथ में यूएस के बेटर रिलेशन है, यूएस का बेटर पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट करता है। ये यहाँ पे हमने डिफरेंसेस के बारे में देखा। आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 के समय एक डिक्लेरेशन आता है बैंकॉक। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो आसियान कंट्रीज हैं वो अपने ग्रुप को सेटअप करते हैं। कितने कंट्रीज हैं इस ग्रुप के अंदर में? 10 कंट्रीज इस ग्रुप के अंदर में हैं। अगर आपको याद रखना है तो किस तरीके से, आप देखिए कि इसके कुछ निमोनिक्स हैं। एक इसका निमोनिक है MBBS,
ईटीवी और एलआईसी। ईटीवी आप देखिए कि एक टीवी चैनल हुआ करता था, पंजाबी टीवी चैनल पीटीसी नाम से हुआ करता था। तो इसको आप याद रख सकते हो। एम से आपको मलेशिया याद रखना है, बी से आपको यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे जो म्यांमार नाम का जो कंट्री है, म्यांमार नाम का जो कंट्री है उसका अर्लियर नेम क्या हुआ करता था, बर्मा। तो बर्मा को आपको याद रखना है बी से। सेकंड बी से आपको ब्रुनई याद रखना है, फिर सिंगापुर है, फिलीपाइंस है। फिलीपाइंस जहाँ पे अर्थक्वेक साइक्लोन्स का कंडीशन हुआ करता है और रमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया जाता है। थाईलैंड जो कि न्यूज के अंदर में था इस्तुमस ऑफ करा की वजह से, थाईलैंड है। वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है और कंबोडिया है। इस तरीके से ये 10 कंट्रीज हैं। इंडिया के बेटर रिलेशन है एवरी 10 कंट्रीज के साथ में। आप देखिए कि हमारे बेटर रिलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में है। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। क्या इंडिया तालिबान को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है? इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है। तालिबान बेसिकली आप देखिए कि जिस आइडियोलॉजी से इंस्पायर अपने आप को कैरी आउट किया करता था, जो कि एक देवबंद से वो जो आइडियोलॉजी है वो इंस्पायर है। देवबंद के अंदर में जो थॉट प्रोसेस जो एग्जिस्ट करता है उसके रिगार्डिंग में। तो देवबंद का जो दरुल उलूम का जो एरिया है, जो वहाँ पे थॉट प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से जो स्कूलिंग प्रोसेस जो एग्जिस्ट किया करता है, वहाँ पे इनके द्वारा विजिट किया गया है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। तो आप देखिए कि उस आपको एग्जाम से रिलेटेड देवबंद मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि जो देवबंद मूवमेंट है वो क्या है, कभी एग्जिस्टेंस में आया। देवबंद मूवमेंट 1857 का जब रिवोल्ट होता है, 1857 रिवोल्ट के ही समय में ये रियलाइज होता है कि जो इस्लामिक टीचिंग है, इस्लामिक एजुकेशन है, ट्रेडिशनल जो उनका जो टीचिंग हुआ करता था उसके अंदर में डिक्लाइन हुआ है। वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस वो इंक्रीज हुआ है इस्लामिक टीचिंग के ऊपर में। तो उस समय टू इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। 1866 के समय देवबंद मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। मौलाना मोहम्मद कासिम नौनोती हैं, मौलाना मोहम्मद कासिम नौनोती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मौलाना रशीद अहमद हैं। ये दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। और भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पर्सन थे इस मूवमेंट से रिलेटेड। उन्होंने देवबंद है उसको स्टार्ट किया था 1866 के समय में। कहाँ पे स्टार्ट किया? उत्तर प्रदेश का। अब अगर आप वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट को देखोगे, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। सहारनपुर नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, जो टीचिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होता है। ऑर्थोडॉक्स जो सुन्नी सेक्शन है वो इनका टीचिंग्स को फॉलो किया करते हैं। तो वहाँ पे इनका विजिट हुआ है, काफ़ी सारे लोगों के अंदर में इनका वेलकम है वो किया गया, तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका। इंडिया विजिट के दौरान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बारे में डिस्कशन है वो हुआ है, चाहे उसमें हेल्थ का सेक्टर हो, हॉस्पिटल का सेक्टर हो। और चाहबार पोर्ट की रिगार्डिंग में आप देखिए कि मोर एक्सपोर्ट हम कैरी आउट है वो कर सकेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से। 12 अक्टूबर का वो डे था 2005 के समय में, जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू सिटीजन्स इस तरीके से एम्पावर हुए कि जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ में ये क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। इंफॉर्मेशन को उनके द्वारा कैरी आउट है वो किया जा सकता है। अगर हम बात करें हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वो किस आर्टिकल के अंदर में है? राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हमारा फंडामेंटल जो राइट है वो है स्टूडेंट्स आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर में। आर्टिकल जो 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसके अंडर में है। अब आप देखिए कि आरटीआई मूवमेंट कब एग्जिस्टेंस में आता है? 90s के समय से ही एक डिमांड रेज होता है काफ़ी सारे एनजीओज के द्वारा कि हमें पब्लिक अथॉरिटीज से जो इंफॉर्मेशन है उसको गेन करना है। एक एम्पावर्ड सिटीजन का एक सेक्शन के रूप से इसको बताया गया। एमकेएसएस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान के अंदर में। एमकेएसएस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन। अरुणा रॉय नाम से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, निखिल डे हैं, जो इस मूवमेंट से रिलेटेड हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये डिमांड किया था। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट अपना जो आरटीआई एग्जिस्टेंस में लेके आता है। बाद में 2005 के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसको अडोप्ट करती है। राइट टू इंफॉर्मेशन का इसको पार्ट माना गया फंडामेंटल राइट के अंडर में आर्टिकल 19 के थ्रू। बाद में आप देखिए कि मूवमेंट भी हुआ था। मूवमेंट होने के बाद में एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, पर प्रेजेंट समय में इसके 20 ईयर्स के दौरान में जब हम रियलाइज करते हैं
तो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस तरीके से है? प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे डिले को बताया जाता है कि काफ़ी समय में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिले पीरियड के अंदर में दिया जाता है, जो अगर इमरजेंसी सिचुएशन का तो है तो 48 आवर के अंदर में, और आप देखिए कि 30 डेज का एक लिमिटेशन था कि 30 डेज के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन और इमरजेंसी के समय में 48 आवर के अंदर में प्रोवाइड करना होगा। डिले के अलावा आप देखिए कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को डिनाई भी कर दिया जाता है, जो सेक्शन 8 है इस एक्ट का, जिसमें कुछ एजेंसीज को डेजिग्नेट किया गया है वो कि वो अपना इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे सकते, सोवरेनिटी, यूनिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद नाइबर कंट्री, ऐसे काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं। फिर आप देखिए कि वैकेंसी हुआ करती है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में, इवन सेंट्रल जो अब हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पे भी वैकेंसीज हैं वो हुआ करती हैं। जो पेंडेंसी है वो भी इंक्रीज हुआ है, इवन थाउजेंड नंबर्स के अंदर में जो आरटीआई एप्लीकेशंस हैं उनका पेंडेंसी है। तो प्रेजेंट समय के कुछ इश्यूज हैं जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट आप देखिए कि नोबेल पीस प्राइज के जो विनर हैं उनके बारे में मेंशन है, जिनको ऑलरेडी हम रीड हैं वो कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राजस्थान के अंदर में आप देखिए कि ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है, ओपन जो जेल का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए कि प्रिजन जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है, क्या ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर में है, क्या ये स्टेट लिस्ट के अंदर में है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। रीजन जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारा एक जो यूनिफॉर्मिटी के रिगार्डिंग में एक मैनुअल को रिलीज करता है, जिसको कि फॉलो करना होता है स्टेट्स को अपना एक यूनिफॉर्म प्रोसेस को एग्जिस्ट करने के रिगार्डिंग में प्रिजन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। हमारे प्रिजन्स के अंदर में क्या प्रॉब्लम है? ओवर क्राउडेड है, मैक्सिमम जो पर्सन है वो अंडर ट्रायल सिचुएशन के अंदर में है। इवन आप देखिए कि हाइजीनिक कंडीशंस का भी सिचुएशन है, क्रिमिनल्स का जो नेक्सस है वो आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक पनिशमेंट थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। जो प्रिजन सिस्टम है वो क्यों एग्जिस्ट किया करते हैं, तो पनिशमेंट जो थ्योरी है वो बताया करती है, पनिशमेंट का जो थ्योरी है वो यहाँ पे बताता है कि 2-3 काइंड ऑफ पनिशमेंट है वो हुआ करते हैं। एक तो आप देखिए कि रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट हुआ करता है। रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट क्या है कि आई फॉर द आई, कि जिस तरीके से क्राइम कमिट किया है उसी तरीके से उस पर्सन को यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो दिया जाए। एक डेटरेंस के रिगार्डिंग में होता है कि जो फियर है उसको क्रिएट करना कि जो अदर पर्सन है वो उसके क्राइम को यहाँ पे कमिट है वो ना करें, तो डेटरेंट्स के रिगार्डिंग में है। थर्ड आप देखिए कि जो पनिशमेंट थ्योरी का जो ग्राउंड है वो है रिफॉर्मेटिव अप्रोच। थर्ड जो ग्राउंड है वो रिफॉर्मेटिव है। रिफॉर्मेटिव या रिहेबिलिटेटिव भी इसको काउंट करते हैं, जिसमें प्रिजन्स को इंक्लूड है वो किया करते हैं कि जो पर्सन है जिसने यहाँ पे एरर को कमिट किया है उसको फॉरगिव किया जा सके, उसको यहाँ पे रिहेबिलिटेटिव के थ्रू उसमें सुधार है वो लाया जा सके। तो ओपन प्रिजन कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर में, ये सांगानेर के अंदर में है। सांगानेर जो कि प्रिंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सांगानेर जो प्रिंटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उस प्रिजन को बताया गया क्या हीनियस क्राइम जिन्होंने कमिट किया है, हैबिचुअल जिन्होंने बार बार क्राइम है उसको कमिट किया है, क्या उन पर्सन्स का भी इसमें प्रेजेंस होता है? उनको नहीं अलाउ किया जाता। उसका एक ट्रायल बेसिस के ऊपर एनालाइज किया जाता है कि वो अच्छा प्रिजनर है या नहीं है। उसी पर्सन्स को यहाँ पे अलाउ होता है कि वो डे के समय में अपना जो वर्क है उसको कर सकें और नाइट के समय वापस से रिटर्न करते हैं अपने बैरक्स के अंदर में। तो सांगानेर का जो ओपन प्रिजन के बारे में है, राजस्थान के अंदर में काफ़ी सारी ओपन प्रिजन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आंसर राइटिंग के अंदर में आप इसको कोट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें ओपन प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कब से एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट टाइम 1905 के समय, कॉलोनियल एरा के समय, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो एरिया हुआ करता था वहां पे लाया गया था। बाद में आप देखिए कि 1949 के समय में लखनऊ के अंदर में एक फुल फ्लैज ओपन प्रिजन है उसको सेटअप किया गया। लखनऊ के अंदर में एक फुल फ्लैज ओपन प्रिजन है उसको सेटअप किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है उसके यहाँ पे इनोग्रेट, उसको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में लाने के समय में, और पल्सेज का जो आत्मनिर्भर का जो हमारा इनिशिएटिव है उस दौरान में कहा गया फार्मर्स को कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो क्रॉप्स हैं उनको आपको मोर ग्रो है वो करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इम्प्रूव है वो हो सके। प्रीवियस ईयर्स के दौरान में भी हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है वो इंक्रीज हुआ है। $51 बिलियन के आसपास हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हुआ करता है।
और आप देखिए कि हमारा टारगेट है कि 100 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको कैरी आउट करें, क्योंकि काफ़ी सारा लैंड एरिया प्रेजेंस है, बट पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो लैंड के ऊपर में प्रेशर भी है बेसिकली यहाँ पे। बट आप देखिए कि एक्सपोर्ट का हमारा टारगेट है, अभी भी कुछ कमियां हैं, पर हेक्टेयर का हमारा प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। वुमेन जर्नलिस्ट को जो तालिबान के जो मिनिस्टर का विजिट था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अलाउ नहीं किया गया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिए कि जो एम्बेसी हुआ करता है फॉरेन कंट्री का, वो एक टेरिटरी हुआ करता है वहाँ पे। जो जो होस्ट कंट्री है वो आउटसाइड एरिया के अंदर में जो बेसिकली आप देखिए कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इनसाइड एरिया के अंदर में उस कंट्री के जो लॉज हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एम्बेसी के अंदर में जो तालिबान के जिस तरीके से रूल्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से था, क्यों वुमेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया गया। अफगानिस्तान के अंदर में आप देखिए कि ऑलरेडी वुमेन्स का सिचुएशन के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो रेज होते रहते हैं। मंगोलिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं आने वाले समय में इंडिया के विजिट कर सकते हैं, तो मंगोलिया आप देखिए कि कहाँ पे है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये मंगोलिया है, वैसे चंगेज खान का एक कंट्री हुआ करता था। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रसिया है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रसिया है, और सदर्न पार्ट के अंदर में जिस कंट्री का यहाँ पे रूल है वो है चाइना। तो एक लैंडलॉक कंट्री है जहाँ के नॉर्दर्न पार्ट और आप देखिए कि वेस्ट ईस्टर्न पार्ट के अंदर में रसिया उसको सराउंड करता है, सदर्न पार्ट के अंदर में चाइना है, यहाँ पे मंगोलिया सिचुएटेड है। मंगोलिया जो कि अपने हार्श वेदर कंडीशन के लिए जाना करते हैं, जिसमें अल्ताई माउंटेन्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, अल्ताई माउंटेन्स हैं, अल्ताई माउंटेन्स हैं। गोबी डेजर्ट है जो सदर्न पार्ट के अंदर में गोबी डेजर्ट है वो एग्जिस्ट करता है। और चंगेज खान इससे बिलोंग किया करते हैं। चंगेज खान इंडिया के लिए क्यों नहीं आए थे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन होता है कि इंडिया के वो बॉर्डर एरिया तक आते हैं फिर क्यों वापस से चले जाते हैं। तो काफ़ी बार बताया जाता है इंडिया का जो हॉट एंड वार्म जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसके बिहाइंड में रीजन था, और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जो हिस्ट्री में डिस्कस हैं वो हुआ करते हैं। बुद्धिज्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमने हमारे जो सेक्रेड रेलिक्स हैं उनको सेंड किया था एक बार वहाँ पे। अभी आप देखिए कि रसिया के वहाँ पे हमारे जो सेक्रेड रेलिक्स हैं जो बुद्धिज्म में इम्पोर्टेंट हैं उनको सेंड है वो किया गया है। यूरोपियन कंट्रीज के साथ में हमारा जो आप देखिए कि ऑलरेडी यूके के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कर सके हैं, एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमने एग्रीमेंट साइन किया है। तो यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भी हम डिस्कशन है वो फेज में है, इस ईयर के एंड तक जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। जो हमारा बाइलेटरल ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ में वो 139 बिलियन का है, 139 बिलियन डॉलर का है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें कंसर्न है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसके रिगार्डिंग में हमारा कंसर्न है, और एक यहाँ पे होप भी है कि आने वाले समय में जो इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट जो स्टॉप हुआ है तो इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको हमने 2023 का G20 मीटिंग के दौरान में इस्टेब्लिश किया था वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगा। यूरोप के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट होगा। यूएस के लिए जो हमारा ट्रेड हुआ करता था जिसमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें आप देखिए कि टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से जो ट्रेड यहाँ पे डैमेज हुआ है। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उन एरियाज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, अल्टरनेटिव मार्केट को यहाँ पे सर्च करना हो जिससे कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हो सके। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का मेजरली कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। कारपेट का जो सेक्टर है, भदोही का जो एरिया है कारपेट का, वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। लेदर इंडस्ट्री है, कारपेट के अलावा लेदर है। टेक्सटाइल का जो सेक्टर है जिसमें बनारस भी है और अदर एरियाज भी हैं। हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है आप देखिए कि स्टूडेंट्स हैंडीक्राफ्ट आप देखिए टोटल हमारा जो 86 बिलियन डॉलर का जो यहाँ पे ट्रेड था तो जिसमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। अब अल्टरनेटिव जो सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने का बात किया गया। टी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है दार्जिलिंग का जो एरिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के वहाँ पे है। तो आप देखिए कि दार्जिलिंग के उस एरिया के अंदर में क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द मेजर इशू है वो सामने आया है कि क्लाइमेट चेंज है वो इम्पेक्ट कर सकता है टी का जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे। और क्या क्या इश्यूज हैं, और इश्यूज हैं आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड क्रिएट होगा। फ्लड के अलावा आप देखिए कि लैंडस्लाइड क्रिएट होगा, लैंडस्लाइड वहाँ पे क्रिएट होगा। लैंडस्लाइड अब ये बेसिकली कहाँ पे ये डैमेज करेंगे, दार्जिलिंग के एरिया के अंदर में ये डैमेज करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि तराई का जो एरिया है क्योंकि वहाँ पे
2-3 जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो टेरेन सब एग्जिस्ट करती हैं, तराई भी वो एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे जो टी गार्डन्स है वो दोवार के एरिया के अंदर में भी सिचुएटेड हैं, दोवार्स के एरिया के अंदर में भी सिचुएटेड हैं। तो इसको क्लाइमेट चेंज की वजह से, हार्श अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स की वजह से जो डैमेज है वो हो सकता है। टी जो बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप देखिए कि माइग्रेटरी जो स्मॉल बर्ड्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे जो कंज्यूम है वो किया जाता है, यहाँ पे बैट्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है यूरोपियन यूनियन के अंदर में। और इसके अलावा बताया गया है स्टूडेंट, जो क्लीन एयर है वो भी यहाँ पे निशानी नहीं है कि वो टॉक्सिक एयर है, वो नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो बेसिकली साइंस के पर्सपेक्टिव से हुआ। आपको जो बैट के बारे में ये पता होना चाहिए, जिसको कि फ्लाइंग मैमल के रूप से भी कंसीडर हैं, वो किया करते हैं। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आज का न्यूज है, फर्स्ट न्यूज है, इजराइल के द्वारा लेबनान के सदर्न पार्ट में स्ट्राइक किया गया। उसके पर्सपेक्टिव से लेबनान, वहाँ पे जो पावर सेंटर्स हैं उनको कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग में डिवाइड किया है। सदर्न पार्ट ऑफ फिलीपाइंस के अंदर में अर्थक्वेक हुआ है, उसके डैमेज को बताया गया। यूएस के लीडर का मेडिकल जो फिटनेस है उसको यहाँ पे बताया गया है। और नॉर्दर्न कोरिया ने आप देखिए कि जो मिसाइल है उसको यहाँ पे शो किया है अपनी गेस्ट के सामने, तो उसके पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के अंदर में जो बेसिकली वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट का जो इशू है उसको मेंशन किया गया है, एग्जाम से लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के सेंट्रल पार्ट के अंदर में जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट आप देखिए कि हनी बीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रेजेंट समय में उनका एक विलेज है, तो उस प्रैक्टिस को बताया गया कि कैसे ये जो स्वीट रिवोल्यूशन है हनी का उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये लेवेंडर्स हैं जो कि कॉस्मेटिक का जो सेक्टर है, फ्रेगनेंस का जो सेक्टर है उसमें यूज हुआ करते हैं, तो उसका भी कल्टीवेशन वहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।